कल जो हमने क्लास एंड की थी, ठीक है, वो ये वाले एग्जांपल मैं स्टार्ट कर रहा था, ठीक है। इससे पहले थोड़ी सी हमने थ्योरी आपके डेवलप की थी, विच वाज कि अगर एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, लाइक इन द केस ऑफ फेस चेंज प्रोसेस, ठीक है, उस केस में अगर आपके पास कोई भी बाउंड्री वर्क अकर हो रहा है, ठीक है, तो ये बाउंड्री वर्क एक्चुअली जब हम एनर्जी बैलेंस इक्वेशन राइट करते हैं, तो ये बाउंड्री वर्क पी वी टू माइनस पी वन की जो टर्म है, ठीक है, ये ऐड हो जाती है इनटू योर इंटरनल एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम के प्रोडक्ट से हमारे पास जो टर्म बनती है वो क्या है, वो एंथैल्पी है, ठीक है ना। तो देन एक्चुअली अगर कोई और टर्म इन्वॉल्व नहीं है, तो हमारे पास जो हीट ट्रांसफर हम ऐड कर रहे हैं वो एक्चुअली उसकी एंथैल्पी चेंज को प्रोड्यूस कर रहा है। यानी कि जो अगर इसकी इनिशियल एंथैल्पी H1 है, तो फाइनल एंथैल्पी H2 हो जाएगी। और एंथैल्पी टेक केयर्स ऑफ बोथ एलिमेंट्स, यानी कि उसकी इंटरनल एनर्जी और जो उसका वर्क डन है, बाउंड्री वर्क डन, ठीक है, इस दोनों को कवर कर रही होती है आपके पास जो एंथैल्पी की टर्म है, ठीक है। सेकंड मैंने कहा था अगर कोई दूसरा एलिमेंट इन्वॉल्व है, यानी कि लेट सपोज कोई अदर फॉर्म ऑफ वर्क अवेलेबल है, ठीक है, लाइक आपके पास इलेक्ट्रिक वर्क है, ठीक है, तो फिर हम उसको भी उसके अंदर ऐड करवा लेंगे या सब्ट्रैक्ट करवा लेंगे, डिपेंडिंग के वो वर्क डन ऑन द सिस्टम है या फिर वर्क डन बाय द सिस्टम है, ठीक है। वर्क डन बाय द सिस्टम कौन सा होता है, जो ये जो सिस्टम है ये बाहर की इन्वायरमेंट पे कर रहा है, ठीक है, जैसे कि बाउंड्री वर्क की अगर एक्सपेंशन होगी तो, ठीक है। वर्क डन ऑन द सिस्टम हमेशा नेगेटिव होता है, जैसे कि आपके पास इलेक्ट्रिक वर्क अगर कोई हो, बाहर से हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं इनटू द सिस्टम, ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन वही है, ठीक है। तो वी हैव अ पिस्टन सिलेंडर डिवाइस, ठीक, एंड इन दिस वन वी हैव ए 25 ग्राम्स ऑफ सैचुरेटेड वाटर वेपर, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला चीज मास गिवन है, ठीक है, सेकंड ये सैचुरेटेड वाटर वेपर है, तो ये इंपॉर्टेंट हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, ठीक है। सेकंड दैट इज मेंटेन एट अ कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो जो सेकंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है कि ये कांस्टेंट प्रेशर पे प्रोसेस जो है वो अकर हो रहा है एट 300 किलो पास्कल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम भी शो हो रही है कि ये P1 P2 जो है वो कांस्टेंट है 300 किलो पास्कल पे, ठीक है। अच्छा, समटाइम्स क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में या बुक में भी ऐसे होते हैं कि डायग्राम गिवन नहीं होती है, ठीक है। तो जस्ट विथ योर अंडरस्टैंडिंग आपको ये प्रोसेस ड्रॉ करना आना चाहिए ताकि आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चीज कि प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। सेकंड सैचुरेटेड वाटर वेपर है, ठीक है। आगे की इंफॉर्मेशन देखते हैं। अ रेजिस्टेंस हीटर विद इन द सिलेंडर इज टर्न्ड ऑन एंड पासिस अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर फॉर 5 मिनट्स, ठीक है, फ्रॉम अ 120 वोल्ट सोर्स, ठीक है। अच्छा, इसके साथ हमने एक हीटर प्लेस किया हुआ है, ठीक है, और ये हीटर जिसमें कुछ इलेक्ट्रिक वर्क इन कर रहा है, बाहर से एनर्जी इन हो रही है इसमें, ठीक है, और किस फॉर्म में हो रही है, इलेक्ट्रिक वर्क की फॉर्म में हो रही है, ठीक है। अच्छा, उसका हमें एम्पियर यानी कि करंट, वोल्टेज डिफरेंस क्या आ रहा है, इस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इसके एंड्स के अराउंड, और टाइम कितनी देर के लिए ये करंट फ्लो किया है, ठीक है, वो है 5 मिनट का, ठीक है। अच्छा, ये कैसे हेल्प करेगा कि मैं आगे आपको समझाता हूँ आपको। सेकेंड पॉइंट क्या है, एट द सेम टाइम हीट लॉस ऑफ 3.7 किलो जूल अकर, ठीक है। तो हीट लॉस मेंशन्ड है, ठीक है, और कितना है 3.7 किलो जूल्स का, तो यहाँ पे 3.7 किलो जूल्स की जो एनर्जी है वो इससे एक्सट्रैक्ट आउट हो रही है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्यू आउट। कैलकुलेट हमने क्या करना है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द स्टीम करना है, ठीक है। अच्छा, पहली बात ये कि इनिशियल टेम्परेचर क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले इनिशियल तो पता कर लें, ठीक है। तो इनिशियल की हमें इंफॉर्मेशन जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी फ्रॉम दी सैचुरेटेड वाटर वेपर, ठीक है, क्योंकि सैचुरेटेड वाटर वेपर आपके पास वो कंडीशन प्रोवाइड कर रहा होता है जब आप डॉम के बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज सैचुरेटेड वाटर वेपर। तो इस कंडीशन में जो टेम्परेचर होता है वो गिवन प्रेशर के ऊपर सैचुरेटेड टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। अच्छा, सेकंड कंडीशन अभी आप लोगों को नहीं पता कि सेकंड कंडीशन राइट पे होगी या लेफ्ट साइड पे होगी, ठीक है, मैं ड्रॉ कर दी है, लेकिन बाय द एंड ऑफ द क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगा कि राइट साइड पे क्यों आ रही है, ठीक है। अभी आप इसको सिर्फ स्टेट वन को होल्ड करो, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमेशा एक सिंगल लाइन बनेगी, ठीक है, क्योंकि आप सॉरी एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी क्योंकि आपके पास कांस्टेंट
टेम्परेचर है, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर है। ठीक है, कल किसी ने मुझसे क्वेश्चन भी किया था कि सर कांस्टेंट प्रेशर की लाइन पीवी डायग्राम पे कैसे बनेगी, तो वो कुछ इसी तरीके से होगी। ठीक है, आगे मूव करते हैं, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले मुझे अगर कोई चीज गिवन है तो वो है ये इलेक्ट्रिक वर्क। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक वर्क मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, आप लोगों को चैप्टर 2 में हम लोगों ने याद करवाया था कि जो इलेक्ट्रिक वर्क होता है, ठीक है, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पावर निकाल लें अगर हम, विच इज वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है, और अगर मुझे वर्क कैलकुलेट करना है तो पावर टाइम्स जो उसका टोटल ड्यूरेशन होगा जिसमें उसने वो कंप्लीट किया होगा। ठीक है, तो वी आई डेल्टा टी आपके पास इलेक्ट्रिक वर्क फाइंड आउट कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वोल्टेज गिवन है विच इज 120 वोल्ट, करंट 0.2 एम्पियर्स है। डेल्टा टी जो है, डेल्टा टी को हम हमेशा इन टर्म्स ऑफ सेकंड्स प्लेस करेंगे टू फाइंड आउट दी पावर, सॉरी टू फाइंड आउट दी वर्क डन। ठीक है ना, क्योंकि पावर क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, और टाइम जो है वहाँ पे इन यानी कि जूल्स पर सेकंड होता है ना, तो उसकी वजह से मुझे उसको सेकंड्स में मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, फाइनली जो आपका पास नंबर आएगा वो आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ जूल्स। ठीक है, अच्छा, अगर मुझे किलो जूल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, वो किलो जूल्स में वजह बता दूंगा क्यों कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो मुझे 1000 से इसको डिवाइड करवाना होगा टू कन्वर्टिंग इनटू 1000 सॉरी किलो जूल्स। ठीक है, तो आपके पास इनिशियल नंबर आएगा 7200, 1000 डिवाइड कराएंगे 7.2 किलो जूल्स हो जाएगा। सेकंड इन्फॉर्मेशन मेरे पास गिवन है ऑफ द स्टेट, इनिशियल स्टेट क्या है। ठीक है, अच्छा, इनिशियल स्टेट आपके पास है कि आपके पास वाटर वेपर है, ठीक है, और 300 किलो पास्कल पे है। तो ऑब्वियसली मैं इसकी जो इंटरनल एनर्जीज है या इंथैल्पी है उसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। इंथैल्पी क्यों कर रहे हैं ये अभी मैं एनर्जी बैलेंस में आपको समझाता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं सबसे पहले ये आपको बता देता हूँ कि वैल्यू हमने पिक कैसे की है। ठीक है, तो वाटर वेपर है तो वाटर का टेबल यूज करेंगे, प्रेशर कांस्टेंट है 300 किलो पास्कल, और इंथैल्पी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आ जाते हैं वाटर टेबल पे, और यू कैन सी के सैचुरेटेड प्रेशर का जो टेबल है, ठीक है, वहाँ पे 300 किलो पास्कल इज दिस वन। ठीक है, 300 किलो पास्कल, और इस पे जो एंथैल्पी होगी ऑफ द वेपर वो आपके पास ये नंबर है 2724। ठीक है, दिस इज योर सैचुरेटेड वेपर एंथैल्पी। ठीक हो गया, तो यहाँ से मैंने ये नंबर नोट कर लिया है। अब आ जाते हैं एनर्जी बैलेंस के ऊपर। ठीक है, एनर्जी बैलेंस में हमेशा यू रिमेंबर कि मैं हमेशा जो बिल्कुल उसकी जनरल फॉर्मूला से स्टार्ट करता हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और आप भी इसी तरह सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहली चीज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, उसमें तीन टर्म्स है, काइनेटिक, पोटेंशियल और इंटरनल एनर्जी की। ठीक है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज जो है वो जीरो होंगी क्योंकि आपके पास जो सिस्टम है ये विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ये कोई मूव नहीं कर रहा है, इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, और ना ही इसकी कोई जो है वो हाइट चेंज हो रही है। ठीक है, देयरफॉर आपके पास कोई भी इसमें चेंज इन हाइट भी नहीं है और चेंज इन वेलोसिटी भी नहीं है, तो देयरफॉर आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी भी आपके पास जीरो रहेगी। ओके, अटेंडेंस मार्क कर दें अगर बाद में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, अच्छा सही है, नेक्स्ट मूव करते हैं। इक्वेशन पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपके पास ये मैं समझा चुका हूँ कि यहाँ पे सिर्फ इंटरनल एनर्जी रह जाएगी। ठीक है, अच्छा, जो जो इन और आउट वाली टर्म्स है, अगर कोई मास ट्रांसफर इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है ना, क्लोज सिस्टम है ना, कोई मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ठीक है, देयरफॉर हमारे पास क्यू इन और डब्ल्यू इन की टर्म होगी और क्यू आउट और डब्ल्यू आउट की टर्म्स होंगी। ठीक है, यानी कि हीट ट्रांसफर और वर्क डन होगा। अच्छा, अब कोई एनर्जी तो इन नहीं हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, इलेक्ट्रिक वर्क की फॉर्म में एनर्जी इन हो रही है लेकिन हीट ट्रांसफर की फॉर्म में एनर्जी इन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, देयरफॉर ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी। ठीक है, वर्क इन मौजूद है, यस है मौजूद है इलेक्ट्रिक वर्क की फॉर्म में। ठीक है, क्यू आउट मौजूद है, वो भी गिवन था 3.7 किलो जूल्स का, हमारे पास क्यू क्यू आउट भी गिवन है। ठीक है, सेकंड, वर्क आउट गिवन है हमारे पास क्या, वर्क आउट हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन यू नो कि अगर हम कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास जो गैस है वो कोई एक्सपैंड या फिर उसके अंदर कंप्रेशन हो रही होगी। ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए देख लेते हैं। ठीक है, ये टर्म्स हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी है। ठीक है, वर्क इन की जगह मैंने इलेक्ट्रिक वर्क लिख लिया है। ठीक है, और क्यू आउट ऑफ वर्क
आउट की जगह ये बाउंड्री वर्क आ गया है, ठीक है, जिस तरीके से आपको इस वाली स्लाइड में बताया था कि ठीक है ये बाउंड्री वर्क आ जाएगा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए, ठीक है। और ये बाउंड्री वर्क वापस जाके फिर इन द फॉर्म ऑफ इंथैल्पी कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी और जो आपके पास ये जो बाउंड्री वर्क की टर्म है ये दोनों ऐड होके इंथैल्पी की फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी वही काम किया हमने, ठीक है, इंटरनल एनर्जी और बाउंड्री वर्क को ऐड करवा लिया, ठीक है। ये माइनस साइन है, वहां पे जाके प्लस हो जाएगी, दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और यू एंड अप विद द चेंज इन एंथैल्पी। क्योंकि हमारे पास टेबल से जो आती है वो स्पेसिफिक एंथैल्पी आती है, इसको अगर हम मास से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास टोटल एंथैल्पी आ जाएगी, ठीक है। नाउ अब इस इक्वेशन में आपके पास क्यू आउट मौजूद है, गिवन है क्वेश्चन में, वर्क इन हमने इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। H1 एंथैल्पी ऑफ द स्टेट 1 गिवन है, मास ऑफ द सिस्टम गिवन है, ठीक है। H2 मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये दोनों चीजें आपको पिछले पार्ट में गिवन है। मास ऑफ द सिस्टम 25 ग्राम्स है, हीट लॉस जो है वो 3.7 किलो जूल, ठीक है। बस अब सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, तो इसको सब्सटीट्यूट करवा रहा हूँ। अच्छा, नोटिस करो कि यहाँ पे जो ये वाली जो टर्म थी ये किलो जूल्स पर केजी में थी, ठीक है। जब इसको मास से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड की जो टर्म होगी वो किलो जूल्स में आ जाएगी, ठीक है। डेल्टा यू वाली जो टर्म है, सॉरी डेल्टा एच वाली जो टर्म है, ठीक है, वो किलो जूल्स में आ जाएगी, ठीक है ना। किलो जूल्स पर किलोग्राम इंटू किलोग्राम, ये आपके पास किलो जूल्स में आ जाएगा, ठीक है। देयरफॉर जो लेफ्ट साइड है उसको भी हमने किलो जूल्स में बैलेंस किया है, ठीक है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैंने यहाँ पे ये वर्क इलेक्ट्रिक को किलो जूल्स में क्यों कन्वर्ट किया था, ठीक है, ताकि पूरी इक्वेशन में जो आपके पास टर्म्स हैं वो कंसिस्टेंट रहे, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो H2 आएगा वो किस में आना चाहिए, क्योंकि H1 हमने किलो जूल्स पर केजी में सब्स्टिट्यूट किया था, तो H2 भी हमारे पास किलो जूल्स पर केजी में ही आएगा। ओके, सॉल्व करते हैं। तो इसका जो एक या अननोन है ये इजीली आपके पास कैलकुलेशन हो सकती है। जो फाइनल नंबर आ गया आपके पास 2864 किलो जूल्स पर केजी आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इस पॉइंट पे सबसे पहली जो हमारी कंक्लूजन क्या होना चाहिए, H2 जो है, ठीक है, H2 की जो नंबर है वो क्या है, ग्रेटर देन है एच जी से, ठीक है। यानी कि सैचुरेट वेपर का जो नंबर था इंथैल्पी का, H2 उससे ज्यादा है, ठीक है। तो ये हमें क्या कंक्लूड करवाती है ये बात, कि एक्चुअली आपके पास जो सिस्टम है उसमें जो प्रोसेस अकर हो रहा है, ठीक है, वो टुवर्ड्स द राइट हो रहा है, ठीक है ना। सेकेंड स्टेट जो है वो टुवर्ड्स द राइट है, ठीक है। तो आपके पास सुपर हीटेड वेपर आ गया। अब मैं फाइनल टेम्परेचर मुझे पता करना है, तो फाइनल टेम्परेचर मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं जाऊंगा गिवन प्रेशर और एंथैल्पी पे, और यहाँ से मुझे टेम्परेचर रीड करना है फ्रॉम दी टेबल A6 की यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये सुपर हीटेड स्टेट है, ठीक है। H2 जो है वो ज्यादा है उसकी सुपर जो सैचुरेट वेपर वाली एंथैल्पी है, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं A6 के अंदर। A6 इज 300 किलो पास्कल। 300 किलो पास्कल को हमने अगर मेगा पास्कल में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करवाते हैं, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 0.3 मेगा पास्कल के ऊपर मैं एंथैल्पी वाली लाइन में रीड करूंगा, ठीक है। तो सबसे जो क्लोजेस्ट नंबर आ रहा है मेरे पास वो 2865.9 आ रहा है, ठीक है। मैं इसको फर्दर इंटरपोलेट करवा सकता हूँ, लेकिन ये इसके बहुत क्लोज है, तो मैं डायरेक्टली अभी कंसिडर कर रहा हूँ कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, जो नंबर हमारे पास गिवन नंबर है, ठीक है। तो आपके पास ये अप्रोक्सीमेटली 200 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, ठीक है, फ्रॉम टेबल A6। ओके, सो इस पॉइंट पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 तो कंप्लीट हो गया। आगे फर्दर कंटिन्यू करता हूँ मैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे ये बात याद रखना कि अगेन कि आपके पास ये जो हमने कंक्लूड किया था कि H2 जो है वो सुपर हीटेड है, वो इससे कंपेयर करवा के किया था Hg से। अगर इसकी वैल्यू कम होती तो फिर वो सुपर हीटेड नहीं होता, ठीक है ना। फिर हम उसको देख रहे होते कि वेपर स्टेट में है या मिक्सर स्टेट में है, या उससे भी कम हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ यू रिमेंबर हमने एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो है वो पढ़ा था इस वीक के स्टार्ट में, ठीक है, उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो व्हाट वी हैव अ पिस्टन सिलेंडर डिवाइस दैट इनिशियली कंटेन्स 0.07 मीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक है।
अच्छा, अगर आपके पास एयर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कोई भी गैस मौजूद है, ठीक है, तो उस पे जो है वो आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो वैलिड रहती है किसी भी एक सिंगल स्टेट के ऊपर, ठीक है। प्रोसेस जो भी अकर हो रहा है उसकी अपनी एक इक्वेशन हो सकती है, लेकिन एक सिंगल स्टेट के ऊपर आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन हमेशा वैलिड रहेगी, ठीक है। तो व्हाट वी हैव गिवन, वी हैव वॉल्यूम V1, ठीक है, 130 किलो पास्कल प्रेशर गिवन है, और टेम्परेचर गिवन है 120 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ऑफ द नाइट्रोजन गैस, ठीक है। सेकंड इंफॉर्मेशन क्या है, द नाइट्रोजन इज नाउ एक्सपेंडेड पॉलीट्रॉपिकली, ठीक है, टू अ स्टेट ऑफ 100 किलो पास्कल एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो आप अगर नोटिस करें कि यहाँ पे प्रेशर भी रिड्यूस हो रहा है और टेम्परेचर भी रिड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होता तो फिर क्या होता, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता, क्योंकि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर भी हो रहा है और वर्क डन, दोनों चीजें हो रही हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के अंदर, ठीक है। कैलकुलेट हमने क्या करना है, बाउंड्री वर्क जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो गिवन डाटा हमने यहाँ पे राइट कर लिया है, टेम्परेचर, प्रेशर और V1। अगर आप लोगों को इक्वेशन याद नहीं है तो आप प्लीज जाके दोबारा से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। बाउंड्री वर्क फॉर अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, हमने उसके लिए ये इक्वेशन ड्राइव की थी, ठीक है। इसमें अगर आप नोटिस करें, ठीक है, तो प्रेशर मुझे पता है, V2 मुझे नहीं मालूम है, ठीक है, P1 मालूम है, V1 मालूम है, और पॉलीट्रॉपिक कांस्टेंट नहीं पता मुझे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास टेम्परेचर और प्रेशर पता है, ठीक है, इसको यूज करते हुए मैं वॉल्यूम मालूम कर सकता हूँ एट द स्टेट 2, ठीक है। कैसे, उसको देखते हैं। आप लोगों को स्टेट 1 का तीनों वैल्यूज पता है, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम। अगर प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम मुझे स्टेट 1 का गिवन है, ठीक है, तो मैं मास ऑफ द सिस्टम फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे, एज यू नो कि आपके पास जो आइडियल गैस इक्वेशन है PV इक्वल्स टू MRT, ठीक है, उसको हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द मास ऑफ द सिस्टम। और मास ऑफ द सिस्टम जो है वो कांस्टेंट रहेगा इन दी होल प्रोसेस, क्योंकि एक क्लोज सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे R की वैल्यू नहीं गिवन है, ठीक है, तो R को यानी कि गैस कांस्टेंट को हम लोग रीड कर सकते हैं फ्रॉम टेबल A2, या आइडियल गैस कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे मौजूद है CpCvR, ठीक है। फॉर द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज हेयर, ठीक है, इस 0.2968, ठीक है। तो 0.2968 पे मैं जो है वो अब इसको यूज कर लूंगा आर की वैल्यू को, विच इज इन किलो जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन, ठीक है। अगर आप लोगों को पिछली क्लासेस थोड़ी सी रिकॉल करवाऊं तो मैं आपको याद करवाया था कि जब भी हम आर को किलो जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन में रखेंगे, उस पॉइंट पे प्रेशर हम जो है वो किलो पास्कल में सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। ओके, फिलहाल मैं क्वेश्चन लेता हूँ, ये खाली ये स्टेप कंप्लीट कर दूँ, आपका क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। सेकंड, वॉल्यूम जो है वो 0.7 मीटर क्यूब है, ठीक है, और टेम्परेचर जो है वो कौन सा होगा, उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा, ठीक है। प्रेशर हमेशा एब्सोल्यूट लेंगे, टेम्परेचर एब्सोल्यूट लेंगे। प्रेशर सिर्फ एक सिंगल वैल्यू गिवन थी हमें, कोई गेज प्रेशर या ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है कि इसको हमें कन्वर्ट करना है टू द एब्सोल्यूट। इस वजह से डायरेक्ट हमने उसकी वही वैल्यू ले ली है जो गिवन है, ठीक है। अगर उस पर गेज प्रेशर गिवन होता तो हम सबसे पहले उसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करवाते हैं ताकि उसको हम एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मास ऑफ द सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। अ, जी बिलाल बोलिए। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये PV इज इक्वल टू NRT होता है ना, तो N का है यहाँ पे? देखो मैंने अब तो मुझे दोबारा से काम करवाओगे। सॉरी सर, चैप्टर हनी के नहीं नंबर नहीं ऑफ नहीं 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 नहीं, बता रहा हूँ, सुनो, लिसन। अगर आप लोगों को हमारी जो क्लासेस है, ठीक है, उसको रिकॉल करो तो बेसिकली एक सेकंड दे दो मुझे, मैं बता देता हूँ, क्योंकि फिर तुम वरना कंफ्यूज ही रहोगे। पिछला जो लेक्चर है, ठीक है, थर्ड चैप्टर में हमने ये इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो ड्राइव करवाई थी, ठीक है, विच इज आपके पास डिफरेंट उसमें कॉन्स्टेंट्स थे, ठीक है, जी, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे हमने आपको बताया था कि आर के दो आर मौजूद होते हैं, एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है जिसमें पीवी इक्वल टू एन आर बाई एन आर टी की इक्वेशन होती है, और एक होता है आपके पास
गैस कांस्टेंट, सिर्फ इसको हम गैस कांस्टेंट है, यानी कि यूनिवर्सल वैल्यू नहीं है, ये वेरी करेगी विद रिस्पेक्ट टू एवरी गैस। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है उसको हमने उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करवाया हुआ है व्हेन वी कंसिडरिंग आर। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्म वैलिड है डिपेंडिंग कि मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या गिवन है और मुझे क्या चीज एक्सट्रैक्ट करवानी है। ठीक है, ओके हो गया? यस सर, ओके हो गया सर। ठीक हो समझ गया। गया सर। थैंक यू सर। तो आ जाते हैं सोल्यूशन के ऊपर वापस। ठीक है, तो यू हैव प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे मास कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अब इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ है कि एक्चुअली मुझे जब मास ऑफ द सिस्टम पता चल गया है, तो जो मुझे सेकंड स्टेट है ना, उसका मुझे प्रेशर पता था, टेम्परेचर पता था। ठीक है, ऑब्वियसली आर की वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि ये सेम गैस है। ठीक है, तो मुझे V2 भी वहां से कैलकुलेट कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो V2 ऑफ द स्टेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग द मास ऑफ द सिस्टम। आर की वैल्यू 0.2968 हो जाएगी। टेम्परेचर जो है रिड्यूस हो गया टू 100 केल्विन। ठीक है, और प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो गया टू 100 किलो पास्कल। ठीक है, अगेन यहाँ पे मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ प्रेशर मैंने किलो पास्कल में लिख रखा है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हम जो आर की वैल्यू है वो किलो जूल्स में यूज कर रहे हैं। ठीक है, जब आप इसकी इक्वेशन, सॉरी, जब इसको यूनिट्स को देखोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा किलो पास्कल का। ठीक है, और आपके पास एट द एंड मीटर क्यूब में ही रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर कभी मुश्किल हो रही हो तो यूनिट्स राइट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा कि किलो पास्कल में रखने की वजह क्या है यहाँ पे। ठीक है, और नहीं तो मुझसे पूछ लेना, मैं राइट करके बता दूंगा। ओके, सेकंड, अब आ जाते हैं पॉलीट्रॉपिक वर्क के ऊपर। तो पॉलीट्रॉपिक वर्क में अब एक चीज रह गई है खाली, विच इज पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। ठीक है, अच्छा, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स के लिए मैंने बताया था कि जब भी पॉलीट्रॉपिक फॉर्मूला होता है तो एक इक्वेशन वैलिड होती है कि PV रेस टू द पावर n इक्वल्स टू C। ठीक है, यानी कि जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है और उसकी पावर n, ठीक है, वो कांस्टेंट होती है। तो दोनों स्टेट्स के ऊपर हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ प्रेशर और वॉल्यूम मुझे दोनों स्टेट से पता है, एन की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एन अननोन है, तो एक इक्वेशन से एक अननोन पता चल सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 130 किलो पास्कल 0.7 मीटर क्यूब, ये आ जाएगा वॉल्यूम 1, 100 किलो पास्कल। और ये, अच्छा, अब यहाँ पे छोटा सा आप लोगों को मैथ्स इन्वॉल्व है, तो अगर आप लोग भूले नहीं है तो मैं समझा देता हूँ। ठीक है, कि जब भी इस तरह की कोई एक्सपोनेंट वाली टर्म सॉल्व करनी होती है तो हम क्या करते हैं उसके लिए, देखो, ये जो 130 किलो पास्कल और 100 किलो पास्कल है, ठीक है, ये अज्यूम कर लो कि ये कांस्टेंट हो जाएगा 100/130 किलो पास्कल बी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास दिस टर्म ओवर दिस टर्म और उसकी पावर एन हो जाएगी। ठीक है, तो A⁴ n कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करें, हम ले सकते हैं बोथ साइड्स के ऊपर नेचुरल लॉग ln ले सकते हैं। ठीक है ना, तो बोथ साइड्स के ऊपर मैंने ln ले लिया है। ठीक है, अब अगर आप लोगों को नेचुरल लॉग की एक प्रॉपर्टी याद हो, ln A⁵ वो क्या होता था, हम उसको राइट कर सकते थे n ln ऑफ A, ठीक है, इक्वल्स टू ln ऑफ B बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, सॉरी, थोड़ी सी आपके पास राइटिंग अच्छी नहीं आ रही होगी, लेकिन आई गेस समझ में आ गया है। ठीक है, n ln A इक्वल्स टू ln ऑफ B बन जाएगा। तो अब नेचुरल लॉग तो आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ना। A क्या है यहाँ पे, A की जो टर्म होगी वो 0.07/0.08637 हो जाएगा। ठीक है, और B जो हो जाएगा वो 100/130 हो जाएगा। सही है, तो ये दोनों नेचुरल लॉग कैलकुलेट करोगे तो आपके पास एन फाइंड हो जाएगा, 1.249 हो जाएगा। ठीक है, बस छोटी सी मैथ इन्वॉल्व थी, वो हमने यहाँ पे कर लिया। एक्सपेरेंट कैलकुलेट हो जाएगा तो बाउंड्री वर्क तो बहुत ही सिंप्लीफाइड चीज हो गई है। ठीक है, प्रेशर 100 किलो पास्कल, वॉल्यूम, सॉरी, वॉल्यूम जो है 0.08637 है, और इसी तरीके से हम दोनों चीज़ों को और सब्सटीट्यूट करवा देंगे, प्रेशर और वॉल्यूम को और 1.249 को। ठीक है, अच्छा, यहाँ नेगेटिव टर्म आ रही होगी तो आप लोग परेशान नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव आ रहा है वो ऊपर वाले नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा। ये जो टर्म है, ठीक है, ये इसके मुकाबले में बड़ी टर्म है। ठीक है, यहाँ पे 130 किलो पास्कल है और 0.07 है। ठीक है, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो एक ग्रेटर नंबर होगा, इसकी वजह से यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, नीचे भी नेगेटिव आएगा, और एट द एंड आपके पास जो वर्क डन आ रहा है वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो वर्क डन यहाँ पे एक्चुअली पॉजिटिव है, इसका मतलब है क्या, एक्सपेंशन हो रही है।
वर्क डन बाय द सिस्टम हमेशा पॉजिटिव होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव होता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई सराउंडिंग से वर्क हो रहा होगा आपके सिस्टम के ऊपर तो वो नेगेटिव होगा, आपका सिस्टम अगर सराउंडिंग पे वर्क कर रहा होगा तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक है। अच्छा, इसी की कंटिन्यूशन में हमें स्पेसिफिक हीट्स को स्टडी करना है, वो हम थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक और क्वेश्चन है, मैं उसको भी थोड़ा समझा देता हूँ, बिल्कुल सिमिलर फिलॉसफी पे वो है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, अगेन आपके पास सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन मौजूद है जिस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर जो पॉलीट्रॉपिक वाला पहले जो क्वेश्चन किया था हीटर वाला, उसी की तरह का क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहाँ पे क्या आपके पास अब जो वर्किंग फ्लूइड है वो चेंज हो गया, यहाँ पे एयर आ गई है। ठीक है, मास गिवन है, इन अ पिस्टन सिलेंडर डिवाइस इज हीटेड फ्रॉम 25 टू 77 डिग्री सेंटीग्रेड। वहाँ पे टेम्परेचर गिवन नहीं था, यहाँ पे दोनों टेम्परेचर गिवन है, मुझे टेम्परेचर T1 भी गिवन है और टेम्परेचर T2 भी गिवन है। ठीक है, बाय पासिंग करंट थ्रू अ रजिस्टर हीटर इनसाइड द सिलेंडर। तो यहाँ पे अभी हमारे पास करंट की वोल्टेज की कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रिक वर्क मुझे नहीं पता कितना हमने उस पर इनपुट करवाया है। ठीक है, द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर इज हेल्ड कांस्टेंट, तो अगेन आपका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, और ड्यूरिंग द प्रोसेस आपके पास एक हीट लॉस हो रहा है ऑफ 60 किलो जूल। तो इक्वेशन जो एनर्जी बैलेंस की बनेगी वो ओवरऑल सेम इक्वेशन बनेगी, एक्सेप्ट आपके पास जो अननोन है वो चेंज हो गया है और जो वर्किंग फ्लूइड है वो चेंज हो गया है। असल में क्वेश्चन यहाँ पे करवाने की वजह क्या है वो मैं समझा देता हूँ। आपके पास यहाँ पे जो वर्किंग फ्लूइड है वो एयर आ गया है। ठीक है, अब एयर के लिए आप लोगों ने अभी तक कोई टेबल यूज नहीं करना सीखा था, वो आपको एक्चुअली सिखाना है यहाँ पे। ठीक है, तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है विच इज एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, हम इंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं एयर की। ठीक है, अब इंथैल्पी आप लोगों को मुझे रिमाइंड करवाने की जरूरत नहीं है कि जब भी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो रहा था, ठीक है, तो जो आपके पास जो पीवी वाई टर्म है वो इंटरनल एनर्जी के साथ ऐड हो जाएगी और वो इंथैल्पी बन जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर मैं इंथैल्पी इसलिए यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट करवा रहा हूँ। अब इंथैल्पी अगर मुझे किसी भी गैस की रीड करनी हो तो इसके लिए हमारे पास टेबल्स मौजूद हैं। ठीक है, विच आर फ्रॉम टेबल A17, A18, A19, A20। ठीक है, इस पे तमाम गैसेस की आपके पास प्रॉपर्टीज मौजूद है। ठीक है, मुझे एयर के लिए कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एयर के लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, आइडियल गैस प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। अच्छा, इंथैल्पी को हम स्पेसिफिक हीट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको सिखा देंगे। ठीक है, अभी सिर्फ आप नोटिस करें कि हम सिर्फ डायरेक्ट टेबल से कैसे रीड कर रहे हैं। ठीक है, दो वैल्यूज है मेरे पास, एक है टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो 25 प्लस 273 298 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, सेकंड इज 77 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसके अंदर कभी अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 ऐड करवाऊंगा एंड वी एंड अप विथ 350 किलो पास्कल। ठीक है, इन दोनों एंथैल्पीज को अब मैं सॉरी इन दोनों टेम्परेचर्स को यूज करूंगा टू फाइंड आउट द एंथैल्पी। पहली जो है 298 केल्विन पे, ठीक है, वो आ जाएगा 298.18 किलो जूस पर केजी, और सेकंड इज 350 केल्विन पे, उसका नंबर 350.49 है। ठीक है, ये दोनों नंबर्स हमने वहां से पिक कर लिए। नाउ अब आपके पास जो बाकी इक्वेशन है वो उसी तरीके से सॉल्व हो रही है। ठीक है, तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, ये मैं पिछला क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक वर्क की टर्म मौजूद है यहाँ पे, क्यू आउट इन्वॉल्व है, क्यू इन की कोई टर्म नहीं थी, जो बाउंड्री वर्क है। ठीक है, दिस बाउंड्री वर्क इज एड्स अप टू दी इंटरनल एनर्जी फॉर अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में ये जो है वो बाउंड्री वर्क ऐड हो जाएगा टू दी इंटरनल एनर्जी। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, प्रोसेस चेंज हो जाएगा तो ये कंसिडरेशन वैलिड नहीं रहेगी। ठीक है, ओके, आगे हम जब चैप्टर 5 करेंगे तो और भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के वर्क इन्वॉल्व होते हैं, उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे फिर H2 माइनस H1 हो जाएगी, क्योंकि आपके पास डेल्टा H आ रहा था ना। ठीक है, डेल्टा U प्लस वर्क आउटपुट जो है, ठीक है, ये आपके पास डेल्टा H हो जाएगा। ठीक है, और डेल्टा H क्योंकि टोटल एंथैल्पी है, उसको मैं स्पेसिफिक एंथैल्पी की फॉर्म में राइट कर सकता हूँ। ठीक है, किलो जूल्स पर केजी इनटू द मास ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे H2 भी पता है, H2 नहीं पता है, मास भी पता है और Q आउट भी पता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक वर्क कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है, दोनों को हमने किलो जूल्स में रखा है।
किलोग्राम से मल्टीप्लाई करवाया तो ये टर्म भी किलो जूल्स में आ गया, ये टर्म भी किलो जूल्स में आ गया, नेटवर्क आपके पास किलो जूल्स में आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में हमें गिवन था फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड इन किलोवाट आवर्स। ठीक है। अच्छा, किलोवाट आवर्स भी एनर्जी की यूनिट है। ठीक है। अगर आपने किलो जूल्स से, ठीक है, 1 जूल ठीक है, इससे अगर आपने कन्वर्ट करना है किलोवाट आवर्स में करवाना है, ठीक है, तो बेसिकली हम ये राइट कर सकते हैं कि 1 किलोवाट की जो एनर्जी है पर आवर, ठीक है, वो 3600 किलो जूल्स की एनर्जी को शो कर रही होती है। ठीक है। तो देयरफॉर मैं इस 845 को डिवाइड करवा लेता हूँ 3600 से। ठीक है, टू गेट दी एनर्जी ऑफ द किलोवाट आवर। ठीक है। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इस कन्वर्जन का मतलब यही है सिर्फ और सिर्फ कि आप 1 घंटे में कितनी एनर्जी ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, इन किलोवाट आवर। ठीक है। अच्छा, सेकंड, आपका क्वेश्चन इस पॉइंट पे कंप्लीट हो गया था। ठीक है। ये सिर्फ स्पेशल रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन की, इसलिए हमने कन्वर्ट किया है, ये हर दफा कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इस पॉइंट पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सिर्फ इस क्वेश्चन में ये स्पेशल रिक्वायरमेंट थी, इसलिए हमने इसको कन्वर्ट करना आपको सिखा दिया किस तरह से करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमें कल की मतलब नेक्स्ट मंडे की क्लास में हम स्टडी करेंगे अबाउट द स्पेसिफिक हीट्स। ठीक है। मेरे पास 2 मिनट है, मैं सिर्फ एक इंट्रो करवा के फिर इंशाल्लाह कल उसको करेंगे, मंडे को करेंगे। ठीक है। कोई भी सिस्टम होता है, ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट एक्चुअली वो एनर्जी है जो उसके टेम्परेचर राइज करने के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टील का कोई ब्लॉक है, ठीक है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने इंक्रीज करना है, तो जो एनर्जी उसके टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के रिक्वायर्ड होगी वो उसकी स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। ठीक है। लेकिन स्पेसिफिक हीट सब्सटेंस टू सब्सटेंस वेरी कर रही होती है। अगर वही स्पेसिफिक हीट मुझे वाटर के लिए टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करना होगा तो उसकी जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है। कीपिंग इन माइंड कि आपका जो रेफरेंस मास है वो 1 kg है, ताकि हम रेफरेंस सेम रखेंगे जब भी हम कंपेयर कर सकते हैं ना कि दोनों के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है। वाटर के लिए अगर 100 जूल्स रिक्वायर्ड है तो स्टील के लिए मे बी 10 जूल्स रिक्वायर्ड हो। ठीक है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री वो आपके पास स्पेसिफिक हीट कहलाती है। ठीक है। अच्छा, स्पेसिफिक हीट में आपके पास दो फर्दर कंसिडरेशन होती हैं, एक होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है, और एक होती है कांस्टेंट प्रेशर पे। कांस्टेंट वॉल्यूम वो एनर्जी है, मैं अभी इक्वेशन पे नहीं जा रहा, ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। कांस्टेंट वॉल्यूम वो एनर्जी है जो रिक्वायर्ड है टू increase the temperature of a 1 kilogram of a substance by 1 degree keeping the वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि इसको हमने सेम पोजीशन पे होल्ड किया हुआ है और इसका टेम्परेचर इंक्रीज करवा रहे हैं। ठीक है। तो ये आपके पास कांस्टेंट वॉल्यूम पे आ जाएगी। जबकि कांस्टेंट प्रेशर पे जो एनर्जी है, ठीक है, उसमें हमने इसका वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रखा है। ठीक है, यानी कि इसको होल्ड नहीं किया हुआ इस पॉइंट पे, इसको अलाउ कर दिया कि एक्सपेंड कर सकता है। तो जो भी एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे होंगे, ठीक है, वो दो प्रोसेस में यूज होगी। एक तो उसका टेम्परेचर राइज करने में, ठीक है, सेकेंड उसको एक्सपेंड करवाने में। ठीक है। तो देयरफॉर जब भी आपके पास कांस्टेंट प्रेशर जो होता है, स्पेसिफिक हीट जो कांस्टेंट प्रेशर पर जो होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है और जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है उसकी वैल्यू कम होती है। ठीक है। इस पॉइंट पे बस आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं।